अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। पधारो जी आप हमारे द्वार, पधारो जी आप हमारे द्वार। आप लुटाए अनुभव के खार, सबको कराए अमृत का पार। आप लुटाए अनुभव के खार, सबको कराए अमृत का पार। शिव स्मृति में हम करते हैं, शिव स्मृति में हम करते हैं आपका अभिवादन। पधारो जी आप हमारे द्वार, पधारो जी आप हमारे द्वार। स्वीकारो निमंत्रण, स्वागत है स्वागत। पधारो जी आप हमारे द्वार, पधारो जी आप हमारे द्वार। ओम शांति। सपना बहन, ओम शांति, ओम शांति। कम थैंक यू। बहुत सुंदर गीत से आपने स्वागत किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये तो आपकी विशेषता ही है, हमेशा किसी बात को आगे कर देना और उनके दिल को भी खुश कर देना, ये आपकी विशेषता है। मैं समझता हूँ आप तो मुझे भूल गए होंगे, लेकिन हम आपको कैसे भूल सकते हैं। आप मधुबन निवासी भी रह चुके हैं और आप हमारे पास 2 नंबर गेट के सामने हमारी शॉप पे आप आते थे। आप सिटी पोर्ट में होते थे फिर दिल्ली। तो आज हम आपका अनुभव सुनने जा रहे हैं और पूनम बहन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। पूनम बहन, आप मैं कहूँगा हमारी मीठी सपना बहन जी का इंट्रोडक्शन करवाए हमारे भाई और बहनों से, क्योंकि आपसे अच्छा कौन परिचय करा सकता है। तो मैं समझता हूँ आप ही सुनाए। ओम शांति। सपना बहन जी, ओम शांति। ओम शांति पूनम बहन, ओम शांति। सबसे पहले तो शब्दों से, नैनों से और फिर ये गुलाब के पुष्प से आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। शिव स्मृति की जूम मीटिंग में आर्ट एंड कल्चर विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर सेंटर शालीमार बाग की ओर से आपका तहे दिल से स्वागत है। और आपके तो चेहरे और चलन से बाबा की प्रत्यक्षता दिल्ली के अंदर वैसे ही इतनी हो रही है कि सेवाओं के लिए जब आप मिनिस्टरों के पास जाते हो तो आपके इसी चीज का प्रभाव उन पर ऐसा पड़ता है कि वो कोई कार्य के लिए मना ही नहीं कर पाते। तो आपके विशेष परिचय के अंदर आपकी सेवाएं ही हैं जो दिल्ली जोन में आने पर मेगा प्रोग्राम में वीआईपी संपर्क से और अधिक उसमें वृद्धि हुई। विशेष करके दिल्ली के अंदर जो 21 जून का इंटरनेशनल योगा डे का प्रोग्राम चलता है और उसमें आयुष मंत्रालय वाले से मिलकर के आपने जो दिल्ली के लाल किला में बार बार इस प्रोग्राम के अंदर अपनी योग्यताओं से प्रोग्राम को सफल बनाने में जो अमूल्य सहयोग दिया है उसको सभी जानते हैं। वही प्रोग्राम ही आपकी विशेष पहचान दिल्ली के अंदर बन गई है। और चाल चलन से, चेहरे से तो आप वैसे ही फरिश्ता सबको ही नजर आते हैं। आपके चेहरे की रूहानियत और इनोसेंस, चेहरा आपका, वाणी मीठी मधुर, सबको ऐसा लुभाती है और कम शब्दों में ही आप अपनी बात को इतना अच्छा हम सबके बीच में मीटिंग्स वगैरह में रखती हैं
कि लगता है इतनी छोटी सी आयु के अंदर भी बाबा ने आपको इतना दिव्य बुद्धि का वरदान तो दे रखा है, लेकिन साथ साथ दिव्य दृष्टि का भी आपको वरदान प्राप्त है। तो दोनों वरदानों के आधार पर आपके दिल्ली आने पर दिल्ली की सेवाओं में और वृद्धि हुई, और आप बड़े भाई बहनों की तो लाडली हैं ही हैं, लेकिन हम जिन्स भी आपको बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं आपकी सेवाओं के कारण से। तो इसलिए बाबा की ऐसे अमूल्य अनन्य सेवाधारी रतन का मैं तहे दिल से आर्ट एंड कल्चर विंग की दिल्ली की सब बहनों की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। ओम शांति। थैंक यू पूनम बहन। और मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा सपना बहन को अंतर्मुक्ता की गुफा में देखा, मधुबन में। हमेशा कभी किसी से आवाज में ज्यादा नहीं आना, और हमेशा योगी मूर्त के रूप में ही हमने पाया है। और ये भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपके चेहरे से सेवा होती है। मुझे याद आ रहा है, मैंने किसी से सपना बहन के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन भी उस समय किया था, आज से 20-21 साल हो गए, कि ये बहन के मुखारबिंद के द्वारा ही जैसे सेवा होती है, चेहरे से ही सेवा होती है। और आज आपने यही वर्ड जब यूज किया तो मुझे पुरानी बात याद आई। जब हमारे पास सपना बहन आते थे तो उसके बाद मैंने ये डिस्कस किया था कि बहन के चेहरे से सेवा हो सकती है, और हो रही है। बिल्कुल सही है। तो आज सपना बहन, अनुभव तो आज पहली बार हम आपका सुनेंगे। तो आप कैसे ज्ञान में आए, और फिर किस तरह से आपका परिवर्तन हुआ, कैसे समर्पण का आपका विचार बना, ऐसी कौन सी बात प्रेरणादायी रही? कोई ज्ञान की बात प्रेरणादायी रही, या किसी दादी की वो विशेषता को देख के, या ऐसी कौन सी? क्योंकि हर एक के समर्पण के पीछे कोई एक खास वजह भी होती है, तो वो बात भी हम जरूर जानना चाहेंगे। और जैसे फिर कहा हमारे आदरणीय पूनम बेन जी ने, आपकी बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। तो सागर को आपको गागर में समाना है, और वो कला जो भगवान ने आपको बखूबी दे ही दी है। तो बस आप शुरू करें अपना अनुभव शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिव स्मृति टीम का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करती कि आपने मौका दिया अनुभव सुनाने का। और मैंने कईयों के अनुभव आपके इस चैनल में सुने भी हैं, और मुझे ये आपका जो ये जो आपने शुरू किया जो अनुभव सुनाने का, ये मुझे बहुत पसंद आया, है ना। कि इससे बहुत सबको पता चलता कि कैसे, बहुत डीप भी पता चलता, और उससे आजकल लोग बहुत ज्यादा ज्ञान सुन के तो अनुभव सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं आपको उसके लिए बहुत मुबारक भी दूंगी। और मैं पूनम बहन जी का भी धन्यवाद करूंगी कि आपने परिचय भी दिया, और मुझे आपने मौका दिया कि दिल्ली की तरफ से कि मैं अपना अनुभव सुनाऊं। तो पूनम बहन जी, आपका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद ना। तो जैसे समय के अनुसार मुझे जैसे कहा है कि गागर में सागर बनना है, अनुभव बहुत है, लेकिन मैं उनको सार में आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जो मैं ज्ञान में कैसे आई ना, तो ज्ञान में आने से पहले का एक छोटा सा अनुभव है कि मैं तकरीबन 10-12 साल की होंगी। तो उस समय मुझे मैं कौन हूँ ये पहेली मेरे अंदर उठी थी, और उस समय मुझे आत्म अनुभूति बाबा ने कराई थी। तब मैं ज्ञान में नहीं थी। मुझे एकदम से जैसे मैं शरीर से अलग आत्मा हूँ, उस स्थिति में मैं स्थित हो गई थी। उसके बाद मेरी खोज चलती रही कि मैं कौन हूँ। मैंने भक्ति बहुत नहीं करी। घर में भक्ति का माहौल तो था, लेकिन माता पिता दोनों बहुत बड़े भगत थे, लेकिन मैंने भक्ति नहीं करी। क्योंकि जब भक्ति करने जाती थी तो क्वेश्चन उठता था कि ये 8 भुजा वाले, सूंड वाले, ये कौन है? तो मैं कर ही नहीं पाती थी। भगवान पे फेथ था, लेकिन हमेशा एक खोज थी कि कौन है, मैं कौन हूँ, ये कौन। हमारी माता जी बहुत गुरु करती थी। हर साल उनका गुरु चेंज होता था। वो भी भगवान को ढूंढ रही थी। एक गुरु करती थी, हमें लेके जाती थी, हम वहां जाते थे,
कुछ महीनों बाद उनका उस गुरु से निश्चय टूट जाता था, फिर दूसरा गुरु करती थी, वहां भी हमें ले जाती थी। अब जब माता जी को ज्ञान मिला साउथ एक्सटेंशन में, गीता बहन, शांति बहन, गोपाल दादा, 1986 की बात है, तो हमारी माता जी की मासी अंबाला से ज्ञान लेकर आई थी और उन्होंने आकर बोला, बस कोर्स ही किया था तब उन्होंने, और उन्होंने माता जी को आकर बोला कि मुझे भगवान मिल गया। दोनों भगवान ढूंढ रही थी मिलजुल के, तो बोला भगवान मिल गया। तो माता जी तो उछल पड़ी, कहाँ है भगवान, मुझे मिलाओ। तो बोला वो तो ब्रह्मा कुमारी में मिलेगा। अब ब्रह्मा कुमारी दिल्ली में कहाँ है हमें पता ही नहीं, क्योंकि उस समय इतना कोई गूगल नहीं था, कुछ नहीं था। तो माता जी ने मुझे कहा, उस समय मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, मैं अभी 12वीं पास करके मैं कॉलेज में थी, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में पढ़ती थी। तो मुझे बोला ब्रह्मा कुमारी खान, मैंने कहा मैंने नहीं सुना, और मैं बहुत इरिटेट हो गई कि अब एक और फिर गुरु आ रहा है और हमें फिर वहां जाना पड़ेगा। तो मैं और ही चिड़चिड़ हो गई कि ये इनके गुरुओं के खत्म नहीं होते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता कौन ब्रह्मा कुमारी पूछ रही हो आप। तो उसके बाद करते करते किसी तरह से बिंदु 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 करते रहे, जो माता जी आई थी वो भी। तो करते करते हमारे लौकिक में किसी ने कहा हमारे पास भी कोई आते हैं, वो भी शिव बाबा और बिंदु करते रहते हैं, शायद वही संस्था होगी। तो ऐसे करते साउथ एक्स का एड्रेस हमें मिला और माता जी साउथ एक्स में कोर्स करके आई। माता जी तीसरे दिन आई, घर आई। हम लोग वैसे भी लौकिक में ब्राह्मण हैं, तो हमने सात्विक भोजन ही खाया है, केवल एक प्याज ही खाते थे और कुछ नहीं खाते थे, मना लहसुन भी नहीं खाते थे। हम लोग लौकिक में भी ब्राह्मण हैं। तो माता जी घर आई, प्याज उठाए और गली में फेंक दिए। हमने कहा ये कौन सा नया गुरु आ गया, प्याज ही उठा के फेंक दिए माता जी ने गली में, और ऑर्डर निकलाया, और बिल्कुल पक्का ऑर्डर कि आज के बाद घर में प्याज नहीं आएगा। हमने कहा ठीक है, अब जो भी है। अब माता जी, अब आपको मालूम ही है, माँ ने कोर्स किया तो बच्चियों को तो छोड़ेगी नहीं। अब रोज कोर्स करो, कोर्स करो, कोर्स करो। हम भागते थे, इधर उधर छुपते थे, बहाने बनाते थे, हम नहीं जाएंगे कोर्स करने। अगर माता जी सामने से आ रही होती थी, कई बार हम शाम को कॉलेज से आते थे तो माता जी सेंटर जा रही होती थी, तो रास्ते में अगर देख लेगी तो मुझे भी साथ खींच लेगी। मैं सामने से देखती थी वो आ रही है, मैं दूसरी गली में छुप के घुस जाती थी, नहीं तो मुझे खींच करके ये ले जाएगी अपने गुरु के पास। ऐसे करके हमने 2 महीने उनसे बचे। 2 महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद कृष्ण जन्माष्टमी आई। तो जब जन्माष्टमी आई तो माता जी ने युक्ति रची, बोला तुम जगह जगह जन्माष्टमी देखने जाती हो, हमारे यहाँ भी तो जन्माष्टमी लगी है, हमारी जन्माष्टमी देखने चलो। तो जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी की टेम्पटेशन में, मैं और ममता बहन, हम दोनों बहनें, 3 बहनें हैं हम, एक की का विवाह हुआ था, हम दोनों बहनों को माता जी सेंटर साउथ एक्स ले गई। वहां हमको प्रदर्शनी 1 घंटा दिखाई गई। वो रास्ता ही ऐसा था कि आपको जन्माष्टमी के बाद आप निकल ही नहीं सकते, आपको प्रदर्शनी देखनी ही पड़ेगी। तो वो बनाते ही ऐसे थे। तो प्रदर्शनी देखकर हमने सोचा छुट्टी हो गई, तो वो तो हमको आगे अंदर हॉल में ले गए और वो पूरा दिखाने लग गए। लेकिन उसमें कल्याण ये हुआ कि जो मेरी खोज थी मैं कौन की, तो वो ज्ञान सुन के मुझे लगा अरे ये तो मैं ढूंढ रही थी, यही सत्य है। उसके बाद हमारा बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ गया। मैंने कोर्स भी नहीं किया और ऐसे ही छोटी थी, ज्ञान में चल पड़ी और स्नेह प्यार में रोज सेंटर जाने लगे, मैं और ममता बहन। ये तो हमारे शुरुआत का था कि हम ज्ञान में कैसे आए। अब उसके बाद मैंने लौकिक पढ़ाई करी कॉलेज में, और उसके साथ साथ ही मैंने कंप्यूटर का कोर्स भी करा। उस समय जो प्रोग्रामिंग ये सब होता था, वो भी 3 साल का कंप्यूटर का कोर्स भी करा, ग्रेजुएशन भी करी, और मैं मूलचंद हॉस्पिटल में जॉब करती थी पैरामेडिकल में। तो इस तरह से काफी अच्छी मेरी वहां पर पोजीशन थी और वहां मैं जॉब करती थी। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव थी वहां पर, तो वहां मैं जॉब करती थी, लेकिन साथ में ज्ञान में चल रही थी। अब कुमारी हूँ, 2-3 साल से ज्ञान में चल रही थी, 3-4 साल से।
तो बहन जी, गीता बहन जी, शांति बहन जी रोज कहे इसको समर्पित कर दो। अब मैं समर्पित से भागूं, मैं उनसे कहूं मुझे कुछ भी कहो लेकिन समर्पित होने को मत कहना, क्योंकि मैं व्हाइट साड़ी नहीं पहन सकती। मुझे सजने संवरने का, बाल अच्छे अच्छे बनाने का, ये सब का बड़ा शौक था। तो मेरे को सफेद साड़ी, इतनी सिंपल लाइफ मैं नहीं लीड कर सकती हूँ, मुझे कभी समर्पित होने के लिए नहीं कहना, ऐसा मैं हमेशा कहती थी। तो वहां पर फिर सब बहनों को गीता दीदी ने कह दिया इसको कोई समर्पित होने के लिए नहीं बोलेगा। मैंने कहा आप बोलोगे तो फिर मैं सेंटर नहीं आऊंगी, आप मुझे नहीं बुलाना। तो ऐसा सेंटर में मुझे प्रेशर देना बंद कर दिया। मैं मधुबन हर साल जाती थी, एक 15-20 दिन वहां रहती थी। 88-89 की बात है, मैं मधुबन बाबा मिलन में गई थी। तो वहां कॉन्फ्रेंस थी ओम शांति भवन में। तो क्लास में अनाउंसमेंट हुई कि अगर किसी को कंप्यूटर आता है तो कंप्यूटर की सेवा है, वो हाथ खड़ा करे। उस समय यज्ञ में किसी को कंप्यूटर नहीं आता था, और विदेश से एक छोटा सा कंप्यूटर आया था जो किसी को चलाना ही नहीं आता था। करुणा भाई के ऑफिस में था, मृत्युंजय भाई के ऑफिस में था। मैंने हाथ खड़ा कर दिया, मुझे नहीं मालूम मैंने कैसे खड़ा करा, लेकिन मेरा हाथ अपने आप खड़ा हो गया और मुझे कहा गया कि आप पीछे कॉन्फ्रेंस ऑफिस में आओ। मैं वहां चली गई। वहां गई तो मुझे कहा गया आपको कंप्यूटर आता है? मैंने कहा मुझे आता है। टाइपिंग? मैंने कहा सब कुछ आता है, आप कुछ भी करवाइए मुझसे, मुझे ऑफिस का सब काम आता है। तो बस वहां पर मेरी सेवा की फील्ड शुरू हुई, और कॉन्फ्रेंस का सारा लेटर्स, प्रेस रिलीज, ये वो सब मैंने वहां बैठकर बनाए। और तब मैं मधुबन में फेमस हो गई कि कंप्यूटर की बहन है, इस बहन को कंप्यूटर आता है। आप समझ सकते हैं 88-89 में यज्ञ में किसी को भी कंप्यूटर नहीं आता था। तो वहां मेरी सेवा की एंट्री हुई 88-89 में। उसके बाद फिर धीरे धीरे और डिपार्टमेंट में राजू भाई दिल्ली आते थे नई सड़क से लिटरेचर खरीदने। तो राजू भाई ने वो ड्यूटी भी मुझे दे दी, बोला तुम ही नई सड़क से खरीद कर मधुबन में भेज दिया करो। तो मैं वो चांदनी चौक से सारा पेपर पेन यज्ञ के लिए खरीद करके ट्रेन में लेके जाती थी और यहाँ भेज देती थी। फिर उसके बाद और गोलक भाई अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पता चला कि ये बहन दिल्ली की है। उन्होंने बुलाया, बोला तुम नेहरू प्लेस दिल्ली का हब है जहां से सारा कंप्यूटर का सामान मिलता। तो बोला तुम कंप्यूटर का सारा सामान मुझे दिल्ली से भेजा कर। मैंने कहा ठीक है, कभी हार्ड डिस्क, ये वो, ऐसे ऐसे करके जैसे मधुबन में मेरा कनेक्शन बहुत जुड़ गया। अब मधुबन में जब इतनी सेवाओं में लगी और मैं जुड़ गई और 1 महीना वहां रहती थी, तब मधुबन से मुझे निमंत्रण आया कि आप मधुबन में समर्पित हो जाओ। तो अभी यहाँ पर ये जो बाबा की कमाल, अब मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि मेरे अंदर एकदम, ये समझ लो मेरे अंदर एकदम दृढ़ संकल्प था, एकदम डिटरमिन थी कि मुझे समर्पित नहीं होना है, क्योंकि मुझे घर से कोई बंधन नहीं था। माता पिता ज्ञान में थे, पिताजी सहयोगी थे, और ममता बहन समर्पित हो गई थी और मैं घर में रहती थी। मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी कि शादी का प्रेशर। मैंने कहा ऐसे चल रही हूँ, सेवा सब कर रही हूँ। अब बाबा क्या चाहता है, 90 की बात है, 1991 की बात है। मैं मधुबन गई थी और मधुबन जाने से पहले ही मेरे अंदर वैराग आ गया। बाबा ने मेरे को दुनिया से जैसे बुद्धि से वैराग आ गया, और मैं ट्रेन में जा रही हूँ, मुझे लग रहा था कि जैसे अब मुझे कुछ अपने जीवन का निर्णय लेना है। ऐसा सोचते मैं मधुबन पहुंच गई। मधुबन में गोलक भाई ने फिर मुझे कहा कि बहन जी आप अपने जीवन का निर्णय लो, अब आपको मधुबन में जरूरत है आपकी, यहाँ किसी को कंप्यूटर नहीं आता है और आपकी यहाँ बहुत जरूरत है, आप अपना जीवन बाबा की सेवा में दे दो, ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आपका भाग्य बनेगा। मैं अंदर से वैराग तो आ गया था, मैंने हाँ बोल दिया। मैंने कहा ठीक है। हमारी बहन जी भी वही थी। जब बहन जी को पता चला, बहन जी ने मुझे बुलाया, बोला सोच लो,
तुम रह पाएगी, क्योंकि मैं तो बड़ी डिटर्मिन्ड थी, रहना नहीं है। मैंने कहा हाँ मैं रह लूंगी। तो बहन जी ने काफी समझाया, माता जी भी वहीं थी। माता जी ने भी बोला भी सोच ले, तुम मधुबन में समर्पित जीवन व्हाइट साड़ी में रह लेगी? मैंने कहा हाँ रह लूंगी। और उसके बाद मुझे बड़ी दादी के पास ले जाया गया। गोलक भाई मुझे बड़ी दादी के पास, दादी प्रकाशमणि जी के पास ले गए और वहां ले जा करके दादी के आगे खड़ा कर दिया। दादी ये सपना है, इसको कंप्यूटर आता है और इसको हम को मधुबन में जरूरत है। और आप मानेंगे नहीं, दादी ने मुझसे पूछा कि सपना तुम क्या चाहती है? मैंने कहा दादी मैं बाबा की सेवा करना चाहती हूँ और बाबा की बन के रहना चाहती हूँ। दादी ने कहा ओके ठीक है, तुम मधुबन में रह लो। इतना सहज मधुबन में मेरी एंट्री हो गई। आज मुझे लगता है कि मैंने पिछले जन्म में जरूर कुछ पुण्य किए थे, जो बड़ी दादी ने 1 सेकंड में मुझे समर्पित के लिए एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद मैं बाबा के कमरे में गई, बाबा को बोला बाबा जो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ, आप जैसे मुझे चलाएंगे मैं चलूंगी। मुझे आता नहीं है यज्ञ में कैसे रहना है, आप मुझे सिखाते जाना, मैं वैसे रह लूंगी। और मैंने मधुबन से ही, मैं जहाँ लौकिक में मूलचंद हॉस्पिटल में जॉब करती थी, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली का, तो वहां पर फोन से ही मैंने रेजिग्नेशन दे दिया कि मैं अब जॉब नहीं करूंगी। वो लोग बड़े हैरान हुए कि ये कैसे जॉब छोड़ रही है, लोग तो तरसते हैं और ये 1 सेकंड में रिजाइन कर रही है। मैं 1 महीने बाद दिल्ली आई, दिल्ली आकर उनसे मिली। उन्होंने 2 घंटे मेरी ब्रेन को चेंज करने की पूरा कोशिश किया। सारे सीनियर डॉक्टर्स, सीनियर ऑफिसर्स मेरे आसपास बैठ गए और मुझे कन्विंस करने लगे कि तुम एक गलत डिसीजन ले रही हो। और घंटों मेरे साथ बैठे वो, और मैं एक ही बात कहूं, नहीं, जैसे बाबा ने मुझे उस समय बहरा कर दिया, मुझे कुछ सुनाई ना दे कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। मैं जैसे बहरी हो गई और मैं एक ही बात बोलूं, नहीं मुझे तो मधुबन जाना है, मुझे नौकरी नहीं करनी है। वो लोग समझ गए, उन्होंने बहुत टेम्पटेशन दी, सैलरी बढ़ाने की कई दी, लेकिन मेरा एक ही जवाब, नहीं मुझे तो बस मधुबन बाबा की सेवा करनी है। उन्होंने मुझे छुट्टी नहीं दी। उन्होंने कहा जब तक तुम अपने जैसा हमें कोई बनाकर नहीं दोगी तब तक हम आपको छुट्टी नहीं दे सकते। मैं 1 साल तक 15 दिन मधुबन में रहती थी, 15 दिन दिल्ली में ऑफिस आकर के उनको एक नया हैंड तैयार करके दिया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा, मेरे ऊपर ऑफिस की जिम्मेवारियां थी। तो 1 साल तक मैं दिल्ली और मधुबन अप डाउन करती थी, 15 दिन दिल्ली में और 15 दिन यहाँ। तो इस तरह से फिर उसके बाद जाकर मुझे छुट्टी मिली जॉब से, लौकिक जॉब से। अब जब मैं यज्ञ में आ गई तो मेरे अंदर बहुत उमंग आया। मैं सबसे, आप समझ सकते हैं मधुबन में तो बहुत बड़े बड़े महारथी रहते, तो मैं जिससे भी पूछती वो कहते हम इतने साल पुराने में, हम इतने साल पुराने। तो मुझे लगा कि मैं तो बड़ी पीछे रह गई, ये लोग सब तो इतने बड़े बड़े महारथी हैं, मैं, मेरे को कैसे ऊंच पद मिलेगा। तो मैं लिटरेचर डिपार्टमेंट में गई, सारी अव्यक्त मुरलियां ले ली और 1 साल में मैंने सारी अव्यक्त मुरलियां, जो मैं ज्ञान में 86 में आई थी, उससे पहले की सारी मुरलियां पढ़ ली। मैंने कहा अपना सिलेबस तो पूरा करूं, नहीं तो सिलेबस कैसे पूरा होगा, स्टूडेंट को अपना सिलेबस तो पूरा करना चाहिए। तो मैंने अपना सारा ज्ञान का सिलेबस पूरा किया। मैं अपना योग का चार्ट रखने लग गई कि मुझे 4 घंटा मिनिमम योग करना है। तो इस तरह से शुरू में बहुत तपस्या करी और बड़ा भाग्य था मुझे कि मुझे दादियों का, सब दादियों की पालना ली। बड़ी दादी, चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी, शांतामणि दादी, भूरी दादी, भोली दादी, कोई ऐसी दादी नहीं और कोई ऐसा दादा नहीं जिसकी मैंने पालना ना ली हो। आनंद किशोर दादा जो थे, उनके साथ हम वरदान और वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। तो दादा, आनंद किशोर दादा इतना स्वीट था
तो दादा मुझे इंटरकॉम करके बुलाता था, मुट्ठी कितनी गलतियां करती है, तेरे को इंग्लिश आती नहीं, तू अनपढ़ है, ऐसे डांट लगाता था। और जब मैं आती थी तो गलती क्या होती थी, एक कॉमा की, हाँ, तो फिर मुझे एक कॉमा के लिए भी वो डांट पड़ती थी कि तुमने कितनी गलतियां कर ली। तो मैं डर डर के आती थी, तो फिर उसके बाद वो चॉकलेट निकाल के मुझे देते थे या टोली देते थे। ये दादा का प्यार था, वो डांटता नहीं था, उसका प्यार था। दादा के पास एक चेयर थी जो ब्रह्मा बाबा की चेयर थी, वो दादा के कमरे में थी। मैं उस चेयर पे जाके बैठती थी, मुझे ऐसा लगता था कि बाबा की मुझे उसमें क्लोजनेस की फीलिंग आती थी। बड़ी दादी के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन था। मुझे सुई से लेकर कोई भी चीज चाहिए हो, मैं बड़ी दादी के पास डायरेक्ट जाती थी। एक बार की बात है, मैं आपको मालूम हो कि मधुबन में एक लकड़ी का घर, वुड हाउस था, जो ये जहाँ पर ओम प्रकाश भाई रेलवे वाले बैठते हैं, उनकी छत पर एक एक्सपेरिमेंट के रूप में लकड़ी का घर बनाया था, वुड हाउस कहते थे उसको। मैं उसमें रहती थी। तो गर्मियों में धूप आती थी तो वो उसमें बहुत गर्मी लगती थी वुड हाउस में। तो मैं बड़ी दादी के पास गई। दादी ने कहा सपना कुछ चाहिए? मैंने कहा जी दादी, मुझे गर्मी लगती है। तो दादी ने कहा तुमको कूलर चाहिए? मैंने कहा जी दादी। दादी ने उसी समय इंटरकॉम करा, ताराचंद सपना को गर्मी लगती है, इसको कूलर दो। और 1 घंटे में कूलर लग गया। वरना दादी छोटी छोटी इच्छाओं को भी 1 सेकंड में पूरा करती थी ना, कि ऐसा नहीं कि ये क्यों। एक बार हम लोग पहले टेम्पररी रूम में ट्रेनिंग में रहती थी। हम रात को बड़ी दादी के पास जाते थे, हम कन्याएं, दादी की गीता पाठशाला हम कहते हैं उसको, दादी जी की गीता पाठशाला। तो उसमें हम 8-10 कन्याएं जो मधुबन में रहती थी वो थी। तो दादी उस समय लेटती थी, दादी को स्टीम भी लेती थी, और हम नीचे कारपेट पे ऐसे कन्याएं बैठ जाती थी। तो दादी साकार बाबा की कोई बात सुनाती थी या अगले दिन की मुरली सुनाती थी, उसके पॉइंट्स, और उसमें कोई साकार टाइम की बातें होती थी वो शेयर करती थी और हमारा हालचाल पूछती थी कन्याओं का। तो एक बार दादी ने मेरी तरफ देखा, पूछा सपना तुम कहाँ रहती है? मुझे 5 साल हो गए थे तब मधुबन में रहते हुए, 4-5 साल। मैंने कहा दादी अभी मैं यहीं रहती हूँ। तो बोला कि तुमको अभी परमानेंट खटिया नहीं मिली? मैंने कहा नहीं दादी, अभी मुझे खटिया नहीं मिली। मुन्नी तुमने अभी तक सपना को खटिया क्यों नहीं दी? इसको कल खटिया मिलनी चाहिए, ये अभी तक इसको परमानेंट खटिया क्यों नहीं मिली? वरना दादी को चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज और इतनी छोटी छोटी बात का इतना ख्याल रहता था, वो हमने बड़ी दादी की पालना में देखा। ऐसे ही शांतामणि दादी, शांतामणि दादी इतनी शांत थी, उनका कमरा देखोगे तो एकदम छोटा, जिसमें सिर्फ एक बेडिया है और एक चेयर, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दादी उसी कमरे में बाबा की यादों में रहती थी। एक बार मैं, दादी हॉस्पिटल में थी और मैं भी हॉस्पिटल दिखाने गई थी, ग्लोबल हॉस्पिटल। तो दादी का ब्लड लिया था डॉक्टर ने, तो उसके बाद मेरे को डॉक्टर देखने लगा और मैंने जैसे ही देखा तो दादी का जहां से ब्लड लिया था वहां से बहुत तेज खून बह रहा था और दादी उसको पकड़ के बैठी थी। मैंने एकदम बोला दादी आपका खून बह रहा है? दादी बोली कोई बात नहीं सपना, तुम दिखा लो, उसके बाद वो मेरा कर लेंगे। मुझे लगा कि देखो दादियों में कितनी धैर्यता, कितनी सहनशीलता। उसका खून बह रहा है लेकिन वो मेरा इंतजार कर रही है कि डॉक्टर इसको देख ले, उसके बाद मेरा खून का इलाज कर देगा। तो ये दादियां, आज गुलजार दादी भी हमारे बीच से चली गई। गुलजार दादी के भी मेरे पास बहुत अनुभव है। तो गुलजार दादी, जैसे आज गुलजार दादी की बात हुई, तो गुलजार दादी तो हमारी दिल्ली जोन की हेड थी। मधुबन में भी दादी से बहुत क्लोज रहे। दिल्ली में एक बार की बात बताती, मैं गुलजार दादी से मिलने दिल्ली में गई पांडव भवन में। दादी अकेली थी,
नीलूबेन अंदर थी, तो नीलूबेन ने मुझे कहा तुम दादी के साथ बैठ, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ स्नान करके। मैं दादी के पास बैठ गई, दादी से बातें करने लग गई। ये वो इतनी देर में दादी उठ के, दादी ने कहा अच्छा 1 मिनट रुक सपना, मैं आती हूँ। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 5-6 साल पुरानी बात है, जब दादी दिल्ली आती थी। तो दादी अंदर गई, तो मैंने कहा दादी कहाँ गई है, क्योंकि नीलू मुझे बोल के गई थी, नीलू बहन की तुम दादी के पास बैठना। मैं दादी के पीछे पीछे गई, तो मैंने देखा दादी टोली ढूंढ रही है। मैंने कहा दादी क्या ढूंढ रहे हो? टोली? बोला मैं तेरे लिए टोली ढूंढ रही हूँ। तो मैं ना दादी को इतना वो कि ये आई है तो इसको टोली खिलाऊं, तो कोई नहीं है तो खुद टोली लेने मेरे लिए गई। तो बना, और इतना गाल पे इतना प्यार से तेरे को टोली खिलाऊंगी ना, तू आई है। तो बना वो अपनापन, वो फीलिंग्स, ये अपने में एक बहुत वंडर है दादियों की पालना। तो ऐसे हमने जगदीश भाई जी के साथ बहुत सेवा करी है। जगदीश भाई जी तो सचमुच में गणेश थे। जब मैं वर्ल्ड रिन्यूअल बनाती थी, तो वो कई बार मुझे एडिटोरियल ऐसे लिखवाते थे जैसे उनके दिमाग के अंदर सारा डाटा भरा हुआ है, बस वो बोल रहे हैं, सोचते भी नहीं थे, बस बोलते ही जाते थे। तो बना उनके साथ हमने बहुत सीखा, इतना हार्ड वर्क, और वो हमें मूल्य देते थे, उसमें से पॉइंट्स निकालने को देते थे। तो इस तरह से हर एक के साथ, निर्भय भाई के साथ, रमेश भाई के साथ, सबके साथ, विश्व रतन दादा के साथ कैसे झाड़ का चित्र बना, वो सारा इतिहास वो सुनाते थे। दादा के साथ हम उदयपुर जाते थे वहां अकाउंट्स के कारण से। तो ऐसे सब की हमने बहुत क्लोज पालना ली, और उनकी हमने देखा कि ये आत्माएं जो बाबा के आदि रतन है, ये अपने में ही बहुत यूनिक आत्माएं हैं। और उसके बाद जब दिल्ली में हमारा पाठ शुरू हुआ, तो दिल्ली में सेवाएं, मेगा प्रोग्राम्स हुए, उसके 1-2 अनुभव आपको सुनाती हूँ। कि एक आयुष का, जैसे पूनम बहन जी ने कहा है, वो भी सुनने जैसा है कि कैसे आयुष में सेवाएं हुई। लेकिन उससे पहले हम आपको एक अनुभव सुनाते हैं नेहरू स्टेडियम का। नेहरू स्टेडियम हमने जब पहली बार बुक किया, उसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों आए थे, बड़ी दादी, गुलजार दादी, सब आए थे। वो पहला दिल्ली का बड़ा प्रोग्राम था जिसमें 1 लाख की सभा आई थी नेहरू स्टेडियम में। अब जब हमने वो स्टेडियम बुक करा था, तो आपको मालूम है कि सरकारी कुछ कारोबार होते हैं, उसमें एनओसी लेनी होती है पुलिस से कि आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं। उसका ब्रांच होता है पुलिस का, एक्स ब्रांच कहते हैं। तो एक्स ब्रांच से एनओसी लेनी पड़ती है। जब तक एक्स ब्रांच एनओसी नहीं देता है, तब तक आप कोई पब्लिक प्रोग्राम नहीं कर सकते। कुछ संस्थाएं वाले परमिशन वगैरह नहीं लेते हैं, अपनी मर्जी से जहां मन आता है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी, क्योंकि हम लोग सदा नियमों पे बाबा ने कहा चलते आए हैं, तो हम काम नियम से करते हैं। फायर वाले से लेना, ऐसे ऐसे सबसे एनओसी लेनी होती है। तो एक्स ब्रांच हमारे यहीं साउथ दिल्ली में प्रोग्राम था, तो मैं वहां पर 2 महीने पहले ही लेटर दे आई थी कि हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, इसकी हमें एनओसी दी जाए। ये लोग कभी भी देते नहीं हैं। 2 दिन पहले जब हमारे सारे पर्चे छप गए, सब कुछ हो गया, 2 दिन पहले एक्स ब्रांच से मुझे फोन आया कि बहन जी आपकी एनओसी रिजेक्ट हो गई है। आप मानिए 7 दिसंबर को शायद प्रोग्राम था, और 4 या 5 दिसंबर को वो मुझे फोन करके हमारी एनओसी रिजेक्ट कर रहे हैं। तो हमें बड़ा वो लगा। शांति बहन जी को मैंने बताया, शांति बहन जी और मैं एसीपी के पास गए। एसीपी सुनने को ही तैयार नहीं, बोला आपका ये प्रोग्राम नहीं हो सकता है। 26 जनवरी के कारण जो नेहरू स्टेडियम की पार्किंग है, वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सारे जो है व्हीकल्स आकर खड़े होते हैं, इसलिए आपको हम ये जगह नहीं दे सकते हैं। पुलिस ने मना कर दिया है, वहां के लोकल एसएचओ ने कहा कि ये डेट ठीक नहीं है, आप 26 जनवरी के बाद प्रोग्राम कीजिए। तो हमने उनको बहुत समझाया, लेकिन वो सुने ही ना।
एक शब्द ना सुने, और जैसे ब्रह्मा कुमारी के प्रति भी उनको जैसे होता ना कई बार इतने पॉजिटिव नहीं, तो हम लोग वापस आ गए। तो शांति बहन और हमने सोचा, मैंने कहा नहीं दीदी, प्रोग्राम तो बाबा का होगा, बिना विघ्न हुए कभी कोई प्रोग्राम होता नहीं है। ये यज्ञ को ये आशीर्वाद है, ये वरदान है कि यज्ञ में कोई बड़ा प्रोग्राम होता है विघ्न तो आता है। तो हमने भाई साहब ब्रिजवन भाई साहब को बताया, भाई साहब ने कहा बाबा कुछ ना कुछ करेगा। अब ऐसा करते हुए मैं सेंटर पे आ गई और मैं ऑफिस में बैठी थी। इतनी देर सोच रहे थे क्या करें, इतनी देर में एक बहन आई, सेंटर पे क्लास करती थी, वो एक एमपी की बेटी है वो, तो वो क्लास में आती थी। तो वो आई, उसने मुझे बोला सपना कल मैं एक प्रोग्राम में गई थी, वहां पर दिल्ली के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मिले थे, उन्होंने अपना कार्ड दिया और उन्होंने बताया कि वो किसी समय ब्रह्मा कुमारी से कोर्स किया हुआ था उन्होंने, और उन्होंने कोर्स शांति बहन जी से ही किया हुआ था 1970s में। तो बस क्या था, बाबा ने तो भेज दिया, तो मैंने वो कार्ड लिया, शांति दीदी के पास गई, मैंने कहा दीदी सोल्यूशन मिल गया, ये जॉइंट कमिश्नर। तो बोला तुम फटाफट फोन कर, और मैंने फोन करके उनसे टाइम लिया, वहां गई, उनको सारा सुनाया, ये हमारे आगे विघ्न आ रहा है। बोला बहन जी आप सेंटर पे जाके आराम से बैठ जाओ, आपकी एनओसी सेंटर पे आएगी, आपको जाना भी नहीं पड़ेगा। आप मानेंगे कुछ घंटों बाद जो एसीपी हमको बिल्कुल सहयोग नहीं दे रहा था, वही एसीपी ने मुझे फोन किया कि आपकी एनओसी तैयार है और आपको मैं भेज रहा हूँ, आपको आने की जरूरत नहीं है। ये बाबा की कमाल हमने देखी कि विघ्न आया लेकिन, और इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ। वो जानते हैं कि अब्दुल कलाम जी आए, शेखावत जी वाइस प्रेसिडेंट, दादी, और उस समय तक ब्रह्मा कुमारी दिल्ली में फेमस हो गई। हम फिर उसके बाद मुझे याद है, उसके बाद बाबा का दिन था 15 दिसंबर को, और हम एक दो दिन बाद मधुबन के लिए निकले। स्टेशन पर जो हमें देखे वो यही बोले, ये वो बहनें जा रही हैं जिनके प्रोग्राम में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों आए थे। तो माना उस समय जो वो बड़ा प्रोग्राम हुआ, तो दिल्ली में लोगों को ब्रह्मा कुमारी का पता चला, जैसे बाबा कहता है आवाज निकलती है। तो ये अपने में एक अनुभव था। बाकी दूसरा जो आयुष का अनुभव, वो भी सुनने वाला है, बहुत अच्छा अनुभव है वो मेरा। आयुष में भाई साहब ने ड्यूटी लगाई कि आयुष में जब योगा डे शुरू हुआ 21 जून का, तो पहले योगा डे में उन्होंने मेडिटेशन को योग में इंक्लूड ही नहीं किया, सिर्फ हठ योग को ही उन्होंने योग कहा, मेडिटेशन योग नहीं है। इसलिए मेडिटेशन वालों को किसी को भी फर्स्ट योगा डे में बुलाया ही नहीं गया। फिर उसके बाद शायद कुछ लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को बोला कि आपने मेडिटेशन को योग में नहीं इंक्लूड किया, ध्यान को, तो ध्यान को भी मेडिटेशन में इंक्लूड करो। तो जब ध्यान का एडिशन हुआ योगा डे में, तो उन्होंने सब संस्थाओं को इनवाइट किया। तो आयुष में मिनिस्ट्री में एक योगा एक्सपर्ट्स कमिटी है, बनी हुई है। उस कमिटी में ब्रह्मा कुमारी है ना, उसमें आशा दीदी का नाम है, लेकिन रिप्रेजेंट मैं करती थी। तो वो योगा एक्सपर्ट कमेटी में मेरी ड्यूटी लगी कि आप उसमें जाओ और देखो क्या होता है। तो वो मिनिस्ट्री आयुष में मिनिस्टर भी आते थे, सेक्रेटरी वगैरह, बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग होती थी। तो जब मैं फर्स्ट टाइम उस मीटिंग में गई, तो शायद उस मीटिंग में मैं अकेली बहन थी, सारे भाई थे, और मुझे एक कॉर्नर में बिल्कुल एंड में बिठा दिया गया कि वहां बैठ जाओ तुम, वहां ब्रह्मा कुमारी का एकदम एंड में नाम। मैं चुपचाप जाकर बैठ गई, वो मीटिंग करते रहे। मीटिंग के बीच में मैंने एक दो पॉइंट्स बोले, उनको सजेशंस दी। उन्होंने कहा कि ध्यान जो है उसका टाइम सिर्फ जो योगा प्रोटोकॉल है बस 1 मिनट का बहुत है। तो मैंने उसको इंटरप्ट किया, मैंने कहा 1 मिनट में ध्यान नहीं होता है, ध्यान के लिए आपको 10 मिनट दे। बोला क्या करना है, बस ओम तो करना है, तो 1 मिनट ओम करेंगे बस ध्यान हो गया, 9 मिनट 10 मिनट क्यों चाहिए। मैंने कहा ऐसा नहीं होता। तो मैंने उस पे उनसे थोड़ा सा
वाद विवाद करके, तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने प्रोटोकॉल में मेडिटेशन को 9 मिनट दिए, कहा सिर्फ वो 1 मिनट दे रहे थे। तो ये जैसे तब जब मैंने उनको ये कहा, और मैंने फिर उसके बाद जो है उनका हमारे प्रति थोड़ा एटीट्यूड बदला। नहीं तो वो सोचते थे ये ऐसे ही मूर्ख से लोग हैं, इनको क्या आता है, ये लोग ऐसे ही हैं। तो जब मैंने उनके साथ इस तरह से बात करी तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने थोड़ी सीट मेरी आगे बढ़ा दी, उनको लगा कुछ इनमें ब्रह्मा कुमारी में दम है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते हमने फर्स्ट योगा डे करा, रेड फोर्ट पे करा। फर्स्ट हमने इंडिया गेट पे किया था, सेकेंड हमने रेड फोर्ट पे किया था। कुछ ऐसा था कि रेड फोर्ट पे ही किया। तो जब रेड फोर्ट पे हमने किया तो उन्होंने हमको 2 ऑफिसर्स दिए, जो उनके नोडल ऑफिसर्स थे, जो हमारी चेकिंग करते थे कि हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, आप आइए देखिए। वो आए तो हमारी टीम को देखकर वो हैरान हो गए। एक बैकड्रॉप हमारा 100 फीट का लगना है, मैं एक इशारा करती थी तो 50 भाई आकर के खड़ा कर देते, मैं इशारा करती थी तो दरिया बिछ जाती, ये हो जाता। वो नोडल ऑफिसर हैरान कि ये कैसी संस्था है, एक बहन यूं इशारा करती है तो 100 भाई भागे चले आते हैं। हम तो यहाँ अपने ऑफिस में आवाजें ही लगाते रहते हैं तो हमारा स्टाफ नहीं आता, यहाँ तो इशारे में ही इनके काम हो रहे हैं, भाग भाग के सब आ जाते हैं। वो चले गए, अगली बार चेक करने ही नहीं आए। तो मैंने पूछा, बोला नहीं हमको निश्चय हो गया आप कर लेंगे। तो वो हमारा योगा डे बहुत अच्छा हुआ। फिर उन्होंने कई हमसे डिमांड्स करी, हमने वो सब डिमांड्स करी। यहाँ तक कि उससे पहले एक प्री इवेंट करा था, कॉन्फ्रेंस करी, उसमें हमको उन्होंने कहा नाश्ता खिला दो। हमारे भाइयों ने ऐसा नाश्ता खिलाया, वो आज तक याद करते हैं कि ऐसा नाश्ता तो हमने आज तक नहीं किया, क्या आप लोगों ने उपमा बनाया था, ये वो। तो माना वो देख देख कर उन जो मिनिस्ट्री थी वो हैरान हो गई कि ये तो टीम बड़ी जबरदस्त है, हम तो इनको साधारण समझते थे। अब अगले साल फिर बात उठी तो भाई साहब ने कहा अब हम रेड फोर्ट नहीं करेंगे। नहीं, मिनिस्ट्री ने कहा हम रेड फोर्ट लेंगे, इस बार हम करेंगे, मिनिस्ट्री करेगी रेड फोर्ट पे। मैंने कहा आप कर लीजिए, हम दिल्ली के 5-6 भाई साहब ने मुझे कहा हम 5-6 वेन्यू लेकर कर लेंगे। हमने कहा ठीक है। इन्होंने, अब आप सोचिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष 15 दिन पहले मुझे फोन कर रही है, बहन जी हम रेड फोर्ट पे नहीं कर सकते, ये ब्रह्मा कुमारियां ही कर सकती। सोच सकते हैं कि सरकार के हाथ खड़े कर दिए हमारे आगे कि हम रेड फोर्ट पे ये प्रोग्राम हमारे बस का नहीं है। पहले उन्होंने लिया और फिर हमारे आगे सरेंडर किया। और हमारे पास 15 दिन में हमने रेड फोर्ट का प्रोग्राम किया। हमने कहा आप रेड फोर्ट बुक करके दो। मुझे मीटिंग में पूछे, सब लोग डिमांड करे, कोई कहे हमें ट्रैफिक चाहिए, कोई कहे हमें सिक्योरिटी चाहिए, सब संस्था वाले, ये रविशंकर की आती, ईशा फाउंडेशन, ये सब आते, रामदेव, ये सब आते हैं वहां पर। तो सब डिमांड करते हैं मिनिस्ट्री से, हमें ये चाहिए। मुझसे पूछे आपको कुछ चाहिए, मैं को नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष खुद बोला ये दीदी को कुछ नहीं चाहिए, ब्रह्मा कुमारियां अपने में सक्षम है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। सबके बीच में मीटिंग में बोला कि ब्रह्मा कुमारियां सक्षम है। तो वरना सब लोग हमारी तरफ देखे, ठीक है। और आप मानेंगे, जो सीट मुझे सबसे लास्ट में देते थे वो सीट मेरी सेक्रेटरी के साथ हो गई। अब मेरी नेम प्लेट सेक्रेटरी के साथ रखते थे। ब्रह्मा कुमारी की जो नेम प्लेट रखते थे वो ऑर्गेनाइजेशंस की नेम प्लेट रखते थे, पर्सनल नेम नहीं, ऑर्गेनाइजेशन। ब्रह्मा कुमारी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ, रामदेव के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठेंगे। तो अब वो सीट मेरी एकदम सेक्रेटरी के साथ हो गई। अब वो फोन करके उन्होंने कहा इनको कुछ नहीं चाहिए, और हमने 15 दिन में एकदम बढ़िया रेड फोर्ट पे प्रोग्राम तैयार करके करा। और उसमें वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए।
वीआईपी भी हम खुद ही तैयार कर लेते थे, बाकी लोग बोलते रहते थे इनको, हमको कोई वीआईपी दो, हमारे प्रोग्राम में कौन आएगा। हम कहते थे हम कर लेंगे अपने आप। और हमारे प्रोग्राम में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए, जबकि इनके अपने प्रोग्राम में भी कोई नहीं आया था इतना बड़ा। हमारे प्रोग्राम में वाइस प्रेसिडेंट आ गया। वो हैरान, इन्होंने तो वाइस प्रेसिडेंट को भी तैयार कर लिया। तो इस तरह से बाबा ने आयुष के द्वारा इतनी सेवाएं हो गई पूरे वर्ल्ड में। अब वो कहें, इवन जो इंटरनेशनल जो थे कि वहां पर जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अपना प्रेजेंटेशन देता था वहां पर कि विदेश में कहाँ कहाँ पर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो उसमें भी वो दिखाते थे कि ब्रह्मा कुमारियों के साथ हमने वहां पर एम्बेसीज में, हाई कमीशंस में प्रोग्राम करे हैं। तो वो मीटिंग में वो दिखाते थे कि रशिया में हमने करा, अमेरिका में ब्रह्मा कुमारी के साथ किया, ये किया, उनके साथ ब्रह्मा कुमारी के साथ यहाँ प्रोग्राम किए। नंबर ऑफ प्रोग्राम सबसे ज्यादा हमारे होते थे। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हम जब बाद में स्टैटिस्टिक्स देते थे तो हमारे टॉप के होते थे। अब उसके बाद तो वो कहने लग गए कि हमारे यहाँ भी, जहाँ भी मेन प्रोग्राम होता था तो मुझे फोन आता था कि हमारे यहाँ भी भेजो। यहाँ तक कि जब फर्स्ट प्रोग्राम हुआ था कि सेकंड चंडीगढ़ में हुआ था, नरेंद्र मोदी वहां गए थे, तो उसमें किसी भी संस्था का रिप्रेजेंटेटिव स्टेज पर नहीं था। हमारी तरफ से शिवानी बहन स्टेज पर थी। ना रविशंकर का था, ना राम, किसी का नहीं था। मुझसे उन्होंने पूछा था कि दो ऑप्शन है, आप स्टेज पीएम के साथ शेयर करना चाहते हैं लेकिन वहां बोलने को कुछ नहीं मिलेगा, और दिल्ली में जो हमारा प्रोग्राम है वहां पर हम आपको बोलने को देंगे, दोनों में से चॉइस है आपको। तो भाई साहब ने कहा नहीं, हम पीएम के साथ स्टेज शेयर करेंगे, उसमें संस्था का रिगार्ड है। तो हमने फिर शिवानी बहन को भेजा था। शिवानी बहन गई थी और आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी के साथ उसने स्टेज चंडीगढ़ में शेयर करी थी। तो इस तरह से बाबा ने अनेक सेवाएं कराई और बहुत अच्छे इस तरह के अनुभव बाबा ने कराए। उसके बाद तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी बाबा ने दिल्ली में कराई। वो अपने में भी एक बहुत बड़ा यूनिक इवेंट हमने 2-3 करे। पहला इवेंट हमने योगा डे पर करा, इंटरनेशनल इवेंट। उसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के ऑफिसर्स आए और वे हैरान हो गए, ये लोग इंटरनेशनल इवेंट करते हैं उसमें 4 फॉरेनर्स होते हैं, 5 फॉरेनर्स होते हैं, और उसको वो इंटरनेशनल इवेंट कहते हैं। जब वो हमारे यहाँ आए और उन्होंने देखा इतने सारे फॉरेनर्स और स्टेज पर भी नीचे भी, वो हैरान हो गए कि ये कैसी, और वो लोग वाइट ड्रेस में। और हमारी एक ऑस्ट्रेलिया की बहन आई, उसने हठ योग इतना बढ़िया करा, एक्सरसाइज। वो लोग हैरान हो गए कि ये तो हर बात में माहिर है, इनके पास तो हठ योगी भी इतने जबरदस्त हैं। तो वो माना बहुत मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को बहुत बड़ा। और आपको पता हो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की हर बात मोदी जी के पास जाती है, तो वो क्योंकि उन्हीं का वो बेबी है। तो हमने दिल्ली में आईजी स्टेडियम में जो लास्ट इवेंट करा, इंटरनेशनल इवेंट, वो करा। आईजी स्टेडियम इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम है, जिसमें 20 से 25 हजार तक लोग, इंडोर स्टेडियम एयर कंडीशन है। तो वो दिल्ली का एक बहुत बड़ा 300 एकड़ में जगह है, उसमें 25,000 लोग आए थे। और वो इवेंट अपने में ही बहुत यूनिक था। उसकी भी अफवाह फैलाव बहुत हुआ। पुलिस वाले हैरान हो गए कि आज तक कभी ये स्टेडियम इतना भरा नहीं जो आपने भर दिया। हमको देखकर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी उस स्टेडियम में प्रोग्राम किया, लेकिन उनकी ऑडियंस नहीं आए, लेकिन हमारा बाबा ने फुल किया। तो उसमें भी काफी अच्छे अच्छे वीआईपी आए थे और वाइस प्रेसिडेंट आई थी अर्जेंटीना की। तो इस तरह से वो प्रोग्राम भी बहुत सक्सेसफुल रहा था। तो इस तरह से बाबा ने कैसे, और लास्ट जो हमने करा लॉकडाउन से पहले ही,
लॉकडाउन पिछले मार्च को हुआ था। लास्ट हमने फरवरी में जो शिव जयंती थी वो हमने रेड फोर्ट पे करी थी, और वो रेड फोर्ट पे जो शिव जयंती करी थी उसमें हमने बाबा का झंडा लहराया था वहां पर रेड फोर्ट पर, जो बाबा कहता है लाल किले में आपका झंडा होगा, और राजनाथ सिंह जी आए थे। तो वो लास्ट इवेंट हमने रेड फोर्ट पर किया था। तो इस तरह से इन सब में बहुत से विघ्न आते हैं। रेड फोर्ट बुक करना ही अपने में एक बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अंडर आता है, तो उसकी बहुत प्रोटेक्शन है रेड फोर्ट की। और हमने इंडिया गेट पर भी प्रोग्राम किए। तो इस तरह से बाबा ने अनेक प्रोग्राम करा करके अनेक सेवाएं हुई। और अभी जैसे बाबा ऑनलाइन का है तो ऑनलाइन भी बाबा सेवा कराता है। सार ये है कि मेरे को ये है, पर्सनली मैं ये फील करती हूँ कि अगर हमारे दिल में सच्चाई है, हमारे पास हिम्मत है, हमारे निश्चय दृढ़ है, और बाबा तो वहां है ही है, बाबा हमारे साथ है, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। और बाबा अपने बच्चों से हर कार्य करवाता है। करण करावनहार वो है, वो गुप्त रीति से हमको शक्ति भी देता है, आइडियाज भी देता है, प्रेरणाएं भी देता है, बहुत कुछ देता है। बस हम अपने अंदर वो निश्चय बुद्धि होकर चलें तो बाबा बहुत कुछ करा सकता है। तो ये मैंने अपना अनुभव जो मेरे जीवन काल का था वो आपके साथ शेयर किया। समझती हूँ समय हो गया है अभी। मैं ओम शांति कहती हूँ। ओम शांति। जी, थैंक यू सपना बहन। आपने तो सागर को बखूबी गागर में समा ही लिया आखिर, और फिर भी 5-6 मिनट बचा लिए। ये भी तो आपके विशेष कला कहेंगे, क्योंकि अनुभव मुझे पता है आपके पास बहुत है, अभी भी आपके पास काफी कुछ है शेयर करने के लिए। तो मेरा एक शुभ संकल्प उठा है, क्यों नहीं ये जो आपका अनुभव का सेशन रहा इसको पार्ट 1 नाम दे दिया जाए, अर्थात पार्ट 2 भी आपका होना चाहिए, जिसमें और बहुत सारी बातें जो रह जाती है, क्योंकि आपने सार रूप में ही मधुबन की बातें कही, दादियों के साथ की, लेकिन अभी दादियों के साथ की और बहुत सारी बातें आपके पास है जो मैं जानता हूँ। मैं चाहता हूँ वो भी दुनिया के सामने आए, क्योंकि जैसे आपने पहले शुरू में बताया कि आप भी इसको सुनते हैं, ऐसे बहुत सारे भाई बहने इसका लाभ लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ आपके पास वो जो खजाना है वो खजाना पूर्णतः बाहर आवे, तो एक डेट आपको दी जाए और आप उसको स्वीकार करें और फिर 1 घंटा आप शेयर करें। ये हमारी आपसे शुभ आशा है, अगर आप हाँ कहे तो ये हो सकता नहीं, है। मुझे खुशी होगी, सेवा है बाबा की। तो पूनम बहन आप भी 2 शब्द कह पूरा करें। हाँ जी, मैं सपना बहन का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि बाबा की आशाओं की जो सपना है वो बाबा की लाज की पत रखने के लिए हर प्रकार से तन मन धन श्वास समय संकल्प से सेवा करते हुए, लाजपत नगर में रहते हुए बाबा की लाज रखने के लिए हर समय सेवाओं में तत्पर रहती हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए कुछ पल बाबा की याद में बैठते हैं, फिर पूरा करें। बाबा वह क्या आपका कमाल है, आपकी दुआ से हम बच्चे माला माल है। वाह बाबा वह क्या आपका कमाल है, आपकी दुआ से हम बच्चे माला माल है। आपकी दुआ से हम बच्चे माला माल है। बाबा वह क्या आपका कमाल है, आपकी दुआ से हम बच्चे माला